बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम ओवरव्यू लेंगे अपने इस सब्जेक्ट का जो कि है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह इसकी बताऊंगा, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन होता क्या है और कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट में हमारे पास। ठीक है। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो हम टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे वो है कंपाइलर्स कंपाइलर्स प्रिंसिपल्स टेक्निक्स एंड टूल्स। ये वाली टेक्स्ट बुक आप फॉलो करेंगे। इसका कोई भी वर्जन जो है वो आप डाउनलोड कर लें अपने पास। और जो मोस्टली जो इसका जो डेटा है, हमारा जो स्लाइड का डेटा है, वो भी इसी टेक्स्ट बुक से है। तो हम फ्यूचर में इसी बुक को फॉलो करेंगे। तो आप इसका जो है वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, इसको लाजमी डाउनलोड कर लें। ठीक है। तो जी, जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद इम्पोर्टेंस क्या है इस कोर्स की, हम ये कोर्स क्यों जो है अपने जो सेमेस्टर उसमें इंक्लूड करते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ने की वजह क्या है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं जो कि, लेकिन जो मेजर रीज़न है वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहली जिसकी रीज़न है वो है अंडरस्टैंड कंपाइलर्स एंड लैंग्वेजेस, कि हमने कंपाइलर्स और लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। उसको बेहतर समझने के लिए ये कोर्स ज़रूरी है। ठीक है। यानी कि जो प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाएंगे यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद, तो तब जो आपको नॉलेज वहां पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसी की एक प्रैक्टिकल जो है या एक इम्प्लीमेंटेशन है वो इस सब्जेक्ट में हमारे पास होती है, जो कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है। फर्स्ट पे तो हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कोड का स्ट्रक्चर। कोड का स्ट्रक्चर ऐसे कि जैसे अभी तक आप प्रोग्रामिंग करते रहे हैं, तो जस्ट क्या होता था, आपको एक सिंटैक्स बता दिया जाता है उस प्रोग्रामिंग का, और आप जो क्या करते हैं फिर उसी में कोड करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली वो अपनी जो कोडिंग है वो कर लेते हैं। और बाद में अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर को समझेंगे कि इसमें जो पार्टिकुलर पॉइंट है उसको किस तरह से जो है वो आपका कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है, उसका जो फ्लो है उसका स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है हम यहाँ पे। ठीक है। दूसरा, अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस सिमेंटिक्स। सिमेंटिक का मतलब है कि वो जो डिफरेंट हम उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन उनके सिमेंटिक्स का, उनका मीनिंग समझना कि इनका पर्पस क्या है। जैसे ये सेमीकोलन है, या आप जो एक स्पेस डाल रहे हैं जब आप कोडिंग कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है। ठीक है। थर्ड पे हमारे पास है अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन सोर्स कोड एंड जनरेटेड मशीन कोड। ठीक। अच्छा, अब दो चीजें होती हैं। फर्स्ट में जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो क्या है आपके पास, वो आपके पास सोर्स कोड है। ठीक है। यानी जो आपने, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। उसको हम कह रहे हैं कि ये सोर्स कोड है हमारे पास। लेकिन उसके बाद दूसरा जो एग्जीक्यूटेबल होता है वो हमारे पास मशीन कोड होता है। यानी जो मशीन कोड है वो ह्यूमन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है। मशीन कोड को ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना उसको मुश्किल होता है। ठीक है। तो ये कोर्स पढ़ने का ये भी पर्पज है कि हम एक डिफरेंस देखते हैं, ये एक रिलेशन देखते हैं कि जो हमारा हाई लेवल का कोड है वो और जो हमारा मशीन जनरेटेड कोड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। और दूसरा, ये प्रोग्राम है जो हमारा कोर्स है, ये हेल्प आउट करेगा आपको कि एक बेटर प्रोग्रामर कैसे बनना है। ठीक है। एक अच्छा प्रोग्रामर कैसे बनना है। ठीक है। तो जो आपकी खासकर जो प्रोफेशनल लाइफ होगी उसमें जो सब्जेक्ट है इसका बहुत जो है एक रोल है। ठीक है। बहुत सी मेजर चीजें जो है वो आप अंडरस्टैंड करेंगे। आप कोडिंग में को अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट कैसे बनाना है। ठीक है। वो ज्यादा नजदीक से वो चीजें आप देखेंगे जो हमारा ये वाला कोर्स है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का।
यदि कंपाइलर स्टडी करने की रीजंस देखने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है इसकी डेफिनेशन कि व्हाट आर कंपाइलर्स। कंपाइलर्स हैं क्या, हम कहते किसको हैं कंपाइलर्स। सो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी, जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर। ये एक कंपाइलर का काम होता है कि इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसलेट करना। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट एक नोट करने वाला वो ये है कि जो इंफॉर्मेशन का वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो हम अपने प्रोग्राम, अपने कोड, सोर्स कोड के लिए यूज कर रहे हैं। जो हम कोडिंग कर रहे हैं ना, जो हम कोड लिख रहे हैं किसी लैंग्वेज में, C++ में, जावा में, उसको हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है एक प्रोग्राम में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कंपाइलर्स की। अच्छा, ये कंपाइलर्स इनमें से जो कुछ हैं इनको तो आपने यूज किया होगा, लेकिन कुछ कंपाइलर्स जो हैं ये प्रीवियसली यूज होते थे। ठीक है, तो ये टिपिकल कंपाइलर्स की अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो उनमें VC है, VC++ है, GCC है, ये तीनों जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद जावा सी है, ये जावा के लिए कंपाइलर यूज होता है और ये सन जो है उसकी प्रोडक्ट्स है। उसके बाद फोटान है, पास्कल है और विजुअल बेसिक है। तो ये सभी कंपाइलर्स की एग्जांपल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंपाइलर्स की कुछ एग्जांपल्स दें तो आप इनको कोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा ये मेन कोर्स है उसमें हम टिपिकली क्या करेंगे, इस कोर्स में हमने कंपाइलर्स को स्टडी करना है। ठीक है, फर्स्ट पे हमने कंपाइलर को स्टडी करना है और हमने ये देखना है कि फ्रॉम प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेजेस टू लो लेवल ऑब्जेक्ट कोड एंड मशीन कोड, कि जो हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हमने कन्वर्ट करना होता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में और अल्टीमेटली किसमें, मशीन कोड में। ठीक है। अब इसमें जो प्रोसेस है ये कंपाइलेशन का, इसको हम देख लेते हैं कि ये कंपाइलेशन का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट कैसे होता है। उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज है या मशीन कोड है, इनमें डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी आप लोग करते आ रहे हैं। जब से आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है तो आप सबसे पहले अपना जो सोर्स कोड है या जो हाई लेवल सोर्स कोड है आप उसको कंपाइल करते हैं। जो कंपाइलर होता है वो आपको कुछ एरर्स शो करता है स्टार्ट पे, आप दोबारा से उन एरर्स को चेक करते हैं। चेक करने के बाद जब वो एरर्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन करता है। जब वो सक्सेसफुली रन कर जाता है उसके बाद भी आप उसके आउटपुट को चेक करते हैं कि जो डिजायर्ड आपकी आउटपुट है, क्या आपका प्रोग्राम वो डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है। अगर तो वो डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है देन आपका प्रोग्राम जो वो एग्जैक्ट है, आपका सही चल रहा है, उसका जो एल्गोरिथम है वो एक्यूरेट है। लेकिन अगर आपकी आउटपुट ठीक नहीं आ रही तो फिर उसमें कोई लॉजिकल एरर है। ठीक है, वो आप उसमें जो कंप्यूटेशन आपने इंट्रोड्यूस करवाई है उसको आप चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो हाई लेवल सोर्स कोड है और जो लो लेवल मशीन कोड है, इसमें जो कन्वर्जन का प्रोसेस है वो एक्चुअल में कंपाइलर करता है। ठीक है, कंपाइलर करता है। अब जो डिफरेंस हाई लेवल जो सोर्स कोड है और लो लेवल मशीन कोड है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। मेजर डिफरेंस ये अगर देखें तो जो हम हाईलाइट करते हैं वो हाई लेवल जो सोर्स कोड है वो क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज होता है, यानी उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है जो एग्जैक्टली तो ह्यूमन लैंग्वेज के इक्वल नहीं होती लेकिन क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। उसको रीड करना वो आसान होती है कि एक ह्यूमन जो है उसको स्टडी कर सकता है, लेकिन वो मशीन जो होती है हमारे पास उसके लिए अंडरस्टैंड करना उस लैंग्वेज को डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम दरमियान में कंपाइलर यूज करते हैं जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो फॉर्म करता है फ्रॉम हाई लेवल सोर्स कोड टू लो लेवल मशीन कोड। दूसरी साइड पे जो हमारे पास मशीन कोड है उसमें क्या डिफरेंस है कि जो मशीन लैंग्वेज है वो क्लोजर टू मशीन होती है, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए उसको रीड करना या उसको समझना इजी होता है। वेयर एज अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो मशीन कोड को समझ सकें। ठीक है, यूजली किसमें होती है, ये बाइनरी की फॉर्म में होती है, जीरो और वंस की फॉर्म में होती है। कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम जो कोड करते हैं वो अल्टीमेटली
किस में कन्वर्ट होता है, वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहते हैं कि ये कंपाइलर है। और यही हमारा ये जो सब्जेक्ट है उसका फोकस होना है कि हमने देखना है कि कंपाइलर जो है वो उसको वर्क कैसे करता है। पहले हमने उसकी वर्किंग को देख लेना है, जब वर्किंग उसकी हम देख लेंगे फिर हमने उसमें उसके स्टेजेस को देखना है कि कौन कौन से स्टेजेस से गुजर के हमारा जो हाई लेवल का सोर्स कोड है वो मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फोकस पॉइंट होगा इस सब्जेक्ट में। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये डिफरेंस समझाने के लिए कि जो हमारे पास सोर्स कोड है या जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो किस तरह से आपको जो है क्लोजर टू ह्यूमन होती है, और जो मशीन कोड है या असेंबली कोड है वो किस तरह से हम उसको जो है वो लो लेवल कह रहे होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक कोड नजर आ रहा है। ठीक है, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक फंक्शन है जो कुछ कंप्यूटेशनल प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहा है, मैथमेटिकल जो कुछ इक्वेशंस है उसको सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको वैसे देखें तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि ये किस लैंग्वेज का है, तो ये आपको सिमिलर टू जावा जो है वो लगेगा, और C++ से ये रिजेम्बलेंस है, लेकिन हम इस पे जस्ट आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये एक सोर्स कोड है जो हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमने एक एक्सप्रेशन टाइप का फंक्शन बनाया हुआ है, उस फंक्शन की बॉडी नीचे यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस फंक्शन को हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं जिसकी टाइप इंटीजर है। ठीक है, और वो n में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें वो वैल्यू को स्टोर करवा रहा है। फिर हमने इसकी फंक्शन की बॉडी में जाके अगेन एक इंटीजर d डिक्लेयर करवाया जो वेरिएबल है, और d में हम इस n के ऊपर कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करके, कुछ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन परफॉर्म करके इसकी वैल्यू को d में स्टोर करवा रहे हैं, और जो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, इस d की वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं एज अ आउटपुट। ठीक है, तो इस कोड को अगर हम देखें तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, यानी इसमें आप देखें कि बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज हैं, यानी हम इंसान उसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे ये इंटीजर है, इंटीजर के लिए हम int की एक एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेशन इस फंक्शन के लिए हम इसका नाम यूज कर रहे हैं, n हमारे पास एक वेरिएबल है, इसी तरह नीचे हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल d डिक्लेयर किया है, तो ये भी हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी है। और जो d में हम फिर इसकी जो कंप्यूटेशनल वैल्यू है वो स्टोर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो 4 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n इंटू n+1 मल्टीप्लाई बाय n+1, तो ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो ये जो अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं इसकी रीजन क्या है कि ये जो कोड है, ये जो सोर्स कोड है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में है। ठीक है, तो इसको हम अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ अगर हम कमेंट्स देना चाहें तो वो ये हो सकता है कि जो सोर्स कोड होता है हमारे पास किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसमें किन चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए हम उस कोड को राइट डाउन करते हैं। एक तो वो ऑप्टिमाइज्ड होता है फॉर ह्यूमन रीडेबिलिटी, यानी वो सोर्स कोड जो है उसको हमने ऑप्टिमाइज्ड किया होता है, किसके लिए कि ह्यूमन उसको आसानी से रीड आउट कर सके। मैचेस ह्यूमन नोटेशंस ऑफ ग्रामर्स, यानी उसमें जो उसकी जो ग्रामर होती है वो ह्यूमन नोटेशंस से मैच कर रही होती है, यानी हम जो लैंग्वेज में ग्रामर यूज कर रहे होते हैं वो उससे क्लोजर होती है। ठीक है, यूजेस नेम्ड कंस्ट्रक्ट्स सच एज वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स। नेम्ड कंस्ट्रक्ट का मतलब यह है कि उसमें कुछ वेरिएबल्स जो है हम उनको नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रीवियसली हमने क्या किया था, इंटीजर n डिक्लेयर किया था, तो वो जो वेरिएबल है उसको हम कोई नेम भी दे सकते हैं जो हमारे लिए आसानी से रीड आउट कर सके। ठीक है, और उसमें प्रोसीजर्स का मतलब है कि हम कोई रूटीन्स लिख रहे हैं, कोई फंक्शन लिख रहे हैं, तो हम उस फंक्शन को भी प्रॉपर एक नाम असाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सोर्स कोड की जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये ऑप्टिमाइज्ड होता है ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए, उसमें जो ह्यूमन नोटेशंस ऑफ ग्रामर्स हैं उनको यूज किया जाता है। उसके अलावा उसके जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पोर्शंस हैं, कंस्ट्रक्ट का मतलब यही है कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं जो उसके, उनमें वेरिएबल्स या फिर जो उसकी प्रोसीजर्स हैं उनकी नेम हम आसानी से जो है वो असाइन कर सकते हैं, जिनको बाद में रीड करना आसान होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट जो है ये आपको एक कोड नजर आ रहा है, ठीक है, ये असेंबली कोड है या हम इसको लो लेवल कोड भी कहते हैं। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज आपने पहले स्टडी की हुई है, तो आप अगर इस कोड के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको इसमें भी कुछ नोटेशंस ऐसी हैं जिनको आप आसानी से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू सोर्स कोड जो प्रीवियसली मैंने आपको शो करवाया, उससे भी ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना उससे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, ऑल्दो इसमें कुछ नोटेशन है जो कि आप समझ सकते हैं, जैसे पुश का मतलब अगर आप देखें वो आप समझ सकते हैं, मूव की एक नोटेशन है, सब्ट्रैक्शन की यूज हो रही है यहाँ पे इसमें। उसके अलावा जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन वगैरह, जंप, ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इट्स असेंबली कोड, ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कि इसको रीड आउट करना एज कंपेयर टू सोर्स कोड डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, इसकी रीजंस हम नेक्स्ट वो भी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो प्रीवियस मैंने आपको कोड दिखाया है, सी, जो मैंने कहा कि ये C++ का भी आप इसको कह सकते हैं, जावा में भी इसको कह सकते हैं, तो वो प्रीवियस कोड में क्या था, जो काम हम उस कोड में कर रहे हैं, सोर्स कोड में कर रहे हैं, वही काम हम इस असेंबली कोड के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी, इनका काम एक ही है दोनों कोड्स का। लेकिन फर्क क्या है कि वो हमने ऑप्टिमाइज किया हुआ है ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए, लेकिन ये वाला जो कोड है काम ये भी वही कर रहा है, लेकिन ये किसके लिए है, ये सिस्टम के लिए है, कि ताकि सिस्टम इसको आसानी से रीड आउट कर सके। ठीक है, ये मैं इस ये कोड शो करवाने का मतलब ये है आपको कि आपको समझ आ जाए कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन सोर्स कोड और जो हमारे पास असेंबली कोड है या फिर जो लो लेवल कोड है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये इस कोड की अगर आप प्रॉपर्टीज देखें जो असेंबली कोड है, तो ये ऑप्टिमाइज्ड होता है फॉर हार्डवेयर। अब अगर आप देखें तो अल्टीमेटली कोई भी जो हमने प्रोग्राम करना है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसने एग्जीक्यूट कहां पे होना है, वो हार्डवेयर पे जाके एग्जीक्यूट होना है ना, यानी प्रोसेसर है आपका, रैम है या हार्ड ड्राइव है, तो ये सारा हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है। तो हम क्या करते हैं, जो असेंबली कोड होता है उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज किया होता है कि हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो, हार्डवेयर उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, जो हार्डवेयर की लैंग्वेज है। अच्छा, इसमें कुछ हमने मशीन इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, यानी वो वाली इंस्ट्रक्शंस जो मशीन आसानी से रीड आउट कर सकती है। ठीक है, और इसमें हम फिर क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करवाने के लिए, जैसे आप असेंबली लैंग्वेज में कर चुके होंगे, हम रजिस्टर्ड यूज करते हैं, कुछ अननेम्ड मेमोरी लोकेशंस को यूज कर लेते हैं। हम वेरिएबल्स को कम यूज करते हैं, हम मोस्टली क्या करते हैं, रजिस्टर्स को यूज कर रहे होते हैं वैल्यू को स्टोर और रीस्टोर करवाने के लिए। और दूसरा, ये मच हार्डर टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है, तो ह्यूमंस के लिए इसको अंडरस्टैंड करना काफी डिफिकल्ट होता है, यानी ह्यूमंस अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट होती है जो हमारे पास जो है लो लेवल कोड है या जो असेंबली कोड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि हाउ टू ट्रांसलेट, कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम मशीन, जो हमारे पास सोर्स कोड है उसको हमने ट्रांसलेट करना है मशीन कोड में, तो इसको हम ट्रांसलेट करते कैसे हैं, किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इसको ट्रांसलेशन इसकी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन की अगर बात करूं, सिंपल ट्रांसलेशन की बात करूं, तो जो हम वैसे सोर्स कोड लिख रहे होते हैं किसी सॉफ्टवेयर के लिए,
तो हम उस सोर्स कोड को, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में ये स्टडी किया होगा कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए या एप्लीकेशन के लिए एक एल्गोरिदम राइट आउट करते हैं ना, तो आप उस एल्गोरिदम की जो करेक्टनेस है उसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो आपने एल्गोरिदम डिजाइन किया है ये बिल्कुल करेक्ट है, वो आप मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ठीक है, जो सोर्स कोड होता है उसको, यानी सोर्स कोड का जो एल्गोरिदम है उसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इसमें हम फिर करेक्टनेस की बात करते हैं कि इसमें जो हमने मशीन कोड जो कन्वर्ट किया है, यानी जो सोर्स कोड से हमने ट्रांसलेशन की है मशीन कोड में, तो वो क्या हो, वो प्रिसाइजली वही कंप्यूटेशन परफॉर्म करे जो कि सोर्स कोड के अंदर है। हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और हम इसमें मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देते कि ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट होगा। हम इसमें कोशिश क्या करते हैं, हमारा फोकस क्या होता है कि जो हमारी कंप्यूटेशन हो रही है सोर्स कोड में, वो जनरेटेड जो मशीन कोड हमने जनरेट किया है उसमें भी वही कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, इस चीज को हम जो है वो मेक श्योर करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में दूसरे दो पॉइंट हैं, वो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि इज देयर अ यूनिक ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में सोर्स कोड देखा है, अगर हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं मशीन कोड में तो क्या वो यूनिक होगा। हम किसी भी कंपाइलर के ऊपर उसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या वो यूनिक ही उसको ट्रांसलेट करेगा, यानी उसकी ट्रांसलेशन एग्जैक्टली सेम होगी जो हमने अभी एक एग्जांपल में देखी वैसे ही होगी। तो उसका आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको यहाँ पर एलैबोरेट कर देता हूं। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि इज देयर एन एल्गोरिदम फॉर एन आइडियल ट्रांसलेशन। एल्गोरिदम हम मोस्टली यूज करते आ रहे हैं, बहुत सारी जो हमारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं और वो एल्गोरिदम क्या करता है, हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्या हम ट्रांसलेशन के लिए भी कोई एल्गोरिदम जो है वो यूज करते हुए सिंपली उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका भी आंसर होगा नो, हम कोई एल्गोरिदम यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। डिफरेंस होता है एल्गोरिदम में और प्रोसीजर में। हम एक जो है वो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कर रहा था, वो ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा था और वो हर कंपाइलर का डिफरेंट हो सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम ट्रांसलेशन की बात करें कि लेट्स सपोज मैं आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ देता हूं, दो पर्सन्स हैं और दोनों पर्सन्स को मैं सेम पैराग्राफ देता हूं इंग्लिश का कि इसको वो उर्दू में ट्रांसलेशन इसकी कर दें, तो आपके ख्याल में क्या वो दोनों पर्सन्स सेम ट्रांसलेशन करेंगे एग्जैक्टली उसी पैराग्राफ की? तो उसका आंसर उसका भी क्या होगा, नो, वो सेम पैराग्राफ की सेम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, उनकी ट्रांसलेशन दोनों की डिफरेंट होगी। वजह क्या है कि वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, तो उनके जो वो अल्फाज यूज करेंगे उसकी ट्रांसलेशन करने के लिए वो दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं, वो सेम नहीं हो सकते। सेम स्ट्रेटजी अप्लाई होती है कहां पे, हमारा जो कंपाइलर्स हैं उनके अंदर। तो डिफरेंट कंपाइलर्स जो है वो सेम कोड को उसकी ट्रांसलेशन डिफरेंट वे से करेंगे। हाँ, ये चीज उसमें हो सकता है कि उसकी जो कंप्यूटेशन है वो सेम होगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, ये ट्रांसलेशन का ही जो हमारा टॉपिक है यही यहाँ पे कंटिन्यू है। तो उसमें क्या है, ट्रांसलेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये इजी प्रोसेस नहीं है कि जो ट्रांसलेट करना है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के लिए, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें बहुत सी जो हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर जाके क्या करते हैं हम उसको अल्टीमेटली मशीन कोड में ट्रांस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो सोर्स लैंग्वेज है और जो जनरेटेड कोड होता है वो दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनको अगर आप कंपेयर करें कि जो आपका हाई लेवल सोर्स कोड है और जो आपकी मशीन कोड है, क्या ये दोनों जो है वो सेम है, तो वो सेम नहीं होते, उनमें विजुअली आपको बहुत डिफरेंस नजर आता है। ठीक है, तो फिर इस प्रोसेस को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए वी नीड टू स्ट्रक्चर द ट्रांसलेशन।
हम क्या करते हैं, अपने ट्रांसलेशन को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन स्टेप्स के थ्रू हम इस ट्रांसलेशन को सक्सेसफुली कर सकते हैं, क्योंकि कंबाइनली ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हम डिफरेंट स्टेजेस में अपने कंपाइलर को डिवाइड करते हैं कि स्टेज 1 में इस ट्रांसलेशन का इतना सा स्टेप जो है वो परफॉर्म करेगा, स्टेज 2 में ये वाला स्टेप परफॉर्म करेगा, स्टेज 3 में ये वाला स्टेप परफॉर्म करेगा, और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे पास एक कंप्लीट ट्रांसलेशन आ जाती है जो कंपाइलर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक जो है हम इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम स्टार्ट करेंगे इसके डिफरेंट स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व है एक कंपाइलर को बनाने के लिए, कंपाइलर डिजाइन करने के लिए, यानी हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।